नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिप्रसाद और स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। आइए हम आज बात करते हैं हाउ टू रीड बेरेक्ट। अध्ययन कैसे करें, एक्ट का अध्ययन हमें कैसे करें, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि बेरेक्ट का अध्ययन करना आना हमें आवश्यक है, क्योंकि बेरेक्ट ही मूल वो कानून होता है जिसको लेजिस्लेचर ने पास किया है। और बेरेक्ट का अध्ययन करना, बेरेक्ट आना चाहिए हमें, क्योंकि बेरेक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। इसलिए हमें न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करने के लिए और कानून को समझने के लिए बेरेक्ट का अध्ययन करना आना आवश्यक है। और अगर आप लोग के विद्यार्थी हैं तो भी आपको बेरेक्ट का अध्ययन करना आना आवश्यक होता है। तो बेरेक्ट का अध्ययन कैसे करें, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बेरेक्ट। बेरेक्ट होता क्या है। साथियों, बेरेक्ट ही वो मूल कानून होता है जिसको लेजिस्लेचर ने पास किया है। अर्थात आज कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट या किसी स्टेट के लेजिस्लेचर ने अगर पास किया है तो वो कानून बेरेक्ट कहलाता है। तो बेरेक्ट का मतलब मूल कानून जो विधेयिका ने निर्माण किया है। आज कोई भी कोई भी एक्ट आया तो वो जो अधिनियम है, वो अधिनियम मूल रूप में जैसे गजट नोटिफिकेशन हुआ वैसा का वैसा जो एक्ट है वो होता है बेरेक्ट। बेरेक्ट पब्लिकेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन ऐसा बेरेक्ट ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जिसमें डिग्लोट एडिशन हो, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। तो ये आपको बेरेक्ट खरीदते समय ध्यान रखना है कि बेरेक्ट का डिग्लोट एडिशन ही खरीदे जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हो, ताकि आपको उसको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना ज़रूरी है बेरेक्ट का अध्ययन करने के लिए। बेरेक्ट का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। बेरेक्ट के मेन उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्ट को लेके वो बेरेक्ट लाया गया था। किसी भी एक्ट का अध्ययन करने से पहले उसके मेन ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ लेना चाहिए। जो एक्ट होता है उसके स्टार्टिंग में उसके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कि ये कानून क्यों लाया गया है, लेजिस्लेचर की क्या मंशा थी, विधेयिका क्या चाहती थी, विधेयिका का क्या आशय था, उसी आशय के अनुरूप बेरेक्ट पढ़ा जाता है। अगर मान लो कानून किसी दूसरे उद्देश्य के लिए लाया गया है और आपने उन उद्देश्यों को नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो प्रावधान पढ़ोगे उनको उस कानून के उद्देश्यों के साथ में लिंक करके पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट पढ़ना आपको ज़रूरी है। जैसे सीआरपीसी स्टार्ट करने से पहले सीआरपीसी है उसका मेन ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो आप जब सीआरपीसी पढ़ते हो या कोई दूसरा कानून पढ़ते हो, सीआरपीसी मान लो सीआरपीसी पढ़ते हो, तो सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कि दांडिक प्रक्रिया विधियों का समेकन करने के लिए ये विधि लाई गई है, ये एक्ट लाया गया है। इसलिए सबसे पहले हमें उस अधिनियम के, जिस अधिनियम को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके उद्देश्य को हमें देखना ज़रूरी है। तो पहली महत्वपूर्ण ये है। फिर हम आगे देखेंगे रीड द डेफिनेशन क्लॉज। हर कानून में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन मतलब उस अधिनियम में जो वर्ड काम में लाए जाएंगे, जो शब्द उस अधिनियम में काम में लाए जाएंगे, उन शब्दों को किस परिप्रेक्ष्य में
काम में लिया गया है, उन शब्दों का अर्थ उस अधिनियम में क्या है। इन बातों को समझने के लिए हमें पर्टिकुलर या तो एक सेक्शन में डाल दिए जाते हैं या फिर जो है प्रारंभिक जिन धाराओं में जो होता है उन शब्दों को जो है समझाया जाता है। उन शब्दों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक होता है, अर्थात उस अधिनियम में उन शब्दों को किस रूप में प्रयोग किया गया है, वो विधेयिका क्या चाहती थी और उसके अनुरूप शब्दों को क्या अर्थ दिया गया है। उन शब्दों को समझने के लिए डेफिनेशन क्लॉज हमें समझना आवश्यक है। मान लीजिए आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो सीआरपीसी की धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं का क्या अर्थ लिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हो, तो आईपीसी की जो धाराएं है जिनमें परिभाषा दी गई है, आप देख सकते हो धारा 5 से लेके आगे जो धाराएं हैं 5 से लेके 52A तक, उन धाराओं में जो परिभाषाएं दे रखी है उन परिभाषाओं में जो है आईपीसी में जो शब्द आएंगे उनका क्या अर्थ समझा जाएगा। मान लीजिए कि जैसे स्त्री वर्ड आईपीसी में लिया गया है, तो यहाँ आईपीसी में जो स्त्री वर्ड है उसके अनुरूप स्त्री किसे कहते हैं, उसके अनुरूप किसी भी आयु की मानव नारी उसमें आ जाती है। तो चाहे 0 से लेके कितनी भी एज की जो है वुमन क्यों ना हो वो स्त्री में आएगी। ये नहीं है कि भी मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु की या 12 वर्ष की कम आयु की बच्ची स्त्री में नहीं आएगी, कि वहाँ भी स्त्री में आएगी, क्योंकि वहाँ लेजिस्लेचर ने ये जो है स्त्री की परिभाषा में डाला है, क्योंकि उस एक्ट के उद्देश्यों के अनुरूप है। क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें सब स्त्रियाँ कवर हो जाए, सब जो महिलाएं कवर हो जाए, इस हिसाब से स्त्री को डिफाइन किया। इसलिए सबसे पहले हमें उस एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना आवश्यक है। फिर आता है रीड द डेफिनेशन या फिर प्रोविजन। रीड द डेफिनेशन या फिर प्रोविजन ऑफ अदर रिलेटेड एक्ट। उससे संबंधित जो अन्य कानून है या अन्य विधि है उसको भी पढ़ना आवश्यक है। कई बार क्या होता है, किसी भी अधिनियम में परिभाषा इतनी दे रखी होती है कि इसमें उन्हीं शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो किसी पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है। मान लो आप बात करते हैं कि जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो कुछ शब्दों और परिभाषाओं को वही अर्थ लिया जाएगा जो भारतीय दंड संहिता में। अर्थात जब सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आपको आईपीसी का ज्ञान भी होना चाहिए, और इतना तो होना ही चाहिए कि जितना कम से कम उन शब्दों का आप समझ सकते हो। जैसे सीआरपीसी है तो सीआरपीसी के लिए आईपीसी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है जबकि आईपीसी में परिभाषित है, उनको तो आईपीसी के अनुरूप ही उनका अर्थ लिया जाएगा। इसलिए उससे संबंधित विधियों का भी ज्ञान होना जरूरी है, अन्य अधिनियम का ज्ञान होना भी जरूरी है। और कहीं भी अगर परिभाषित नहीं है शब्द तो भी जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमें देखना पड़ता है, तो अन्य विधियों का ज्ञान भी आवश्यक होता है। मान लो आप सीआरपीसी कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो तो सीआरपीसी एक्चुअली प्रोसीजर लॉ है, तो प्रोसीजर लॉ है तो फिर सब्सटेंटिव लॉ क्या है उसका, तो आईपीसी है। इसलिए आईपीसी को ही वो लागू करने की बात करता है, आईपीसी की प्रक्रिया बताता है, इसलिए आईपीसी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी भी अधिनियम का अगर आप अध्ययन करते हो तो उससे संबंधित जो अन्य विधि हैं उनका ज्ञान भी आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि रीड स्लो एंड गिव स्पेशल अटेंशन ऑन लैंग्वेज प्रोविजंस। आपको कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। देखिए आपको अध्ययन करने की जो गति है, बैरेक्ट की जो धाराएं हैं उनको आप धीरे धीरे पढ़ना है, परंतु धीरे धीरे पढ़ना है लेकिन स्पेशल अटेंशन करना है। आपको विशेष ध्यान देना है किस पे, उनकी लैंग्वेज पे, प्रोविजंस पे। आपको स्किप नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और कुछ बातें होती है जिन पे ध्यान देना आवश्यक होता है। कैसे, सबसे पहले देखना आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर आप, कई बार क्या होता है एक नेगेटिव बात कर रहा होता है, हम पॉजिटिव समझ लेते हैं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की ओर विशेष ध्यान रखना है। फुल स्टॉप है, कोमा है, अन्य जो है अल्प विराम, पूर्ण विराम है,
उनको समझने के लिए जो और है या एंड है, अब देखिए हिंदी में और इंग्लिश में एंड, और इंग्लिश का और अर्थात या, इनमें थोड़ा समझना ज़रूरी होता है कि एंड का मतलब तो दोनों है, जितने भी और ये सब एंड का मतलब दोनों, और का मतलब उनमें से कोई एक। कई बार क्या होता है उसमें लिखा होता और हम समझ लेते हैं उसको और या एंड समझ लेते हैं। कैसे? जैसे एक सिंपल हम बात करते हैं, CPC का ऑर्डर 6 रूल 1 क्या कहता है? अभिवचन। अभिवचन किसे कहते हैं? तो मैंने जहाँ इवन बहुत सारी बुक्स में भी ये देखा है कि अभिवचन का मतलब उन्होंने क्या लिखा, वाद पत्र और लिखित कथन विपरीत है, जबकि ये गलत है। और क्योंकि एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है अभिवचन का अभिप्राय वाद पत्र या लिखित कथन से है, तो यहाँ पे वाद पत्र का अर्थ क्या होगा? वाद पत्र का मतलब क्या होगा? अभिवचन का मतलब क्या होता है? या तो वाद पत्र या लिखित कथन, दोनों नहीं होता है, जबकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उसको दोनों पढ़ते हैं। इसलिए एंड और या और दोनों का हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। फिर आता है हमें मे और सेल, ऐसे कोई शब्द आते हैं जो मे और सेल है। मे और सेल का मतलब मे और सेल, ये क्या है? जनरली प्रजम्पशन के बारे में भी होता है कि सेल प्रजम मे प्रजम, ये एविडेंस में आप देखोगे कि उपधारणा करेगा और उपधारणा कर सकेगा। देखिए करेगा मतलब मैंडेटरी है, सेल वर्ड आएगा, कर सकेगा मतलब में आएगा। तो ऐसे शब्दों का भी हमें विशेष ध्यान देना। तो जो एक्ट की जो शब्दावली है उसको हमें अच्छे से समझना आवश्यक है। आपके कई बार क्या होता है कि छोटा सा शब्द है लेकिन उसका जो अर्थ है या उसका एक्सप्लेन है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके शब्दों को जो है बारीकी से समझना आवश्यक है। अगली बात आती है ब्रेक द प्रोविजंस। ब्रेक करना, उन शब्दों को हमें तोड़ देना है या फिर डेफिनेशन को पॉइंट आउट करना है। तोड़ के क्या करना है? उसको आवश्यक तत्वों में विभक्त कर देना है। कैसे करना है? कोई भी आप परिभाषा या कोई प्रोविज़न उठा लो और उसको याद करने के लिए भी ज़रूरी है। याद भी आप डायरेक्ट सीधी परिभाषा नहीं होती तो क्या होता है, कई बार क्या होता है सीधा याद नहीं होता है, बड़ी परिभाषा है तो आप उसको टुकड़ों में विभक्त कर दो, उसके आवश्यक तत्व निकल जाएंगे और उनको आवश्यक तत्वों को 1 2 3 पॉइंट में आप डिवाइड कर लो, आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। कैसे भी कर आप जैसे उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, आप सेक्शन 10 देख लो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि कौन से करार संविदा है। सेक्शन 10 ये कहता है कि कौन से करार संविदाएं हैं। अब उसके कौन से करार संविदाएं हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे तो वे सभी करार संविदाएं हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हो, एतद द्वारा अभियुक्त शून्य घोषित नहीं किया गया हो, और जहां संविदा जो है लिखित रजिस्टर्ड और साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित हो, वहाँ पे ऐसा होना आवश्यक है। तो ये एक लंबी परिभाषा, आप इसको नहीं समझ सकते, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको टुकड़ों में डिवाइड करना होगा। जैसे आपने पहला टुकड़ा कर दिया कि कौन करेगा संविदा, सक्षम पक्षकारों। कैसे होगा सक्षम पक्षकारों की? स्वतंत्र सहमति होगी, विधिपूर्ण उद्देश्य होगा, विधिपूर्ण प्रतिफल होगा, संविदा शून्य घोषित नहीं होनी चाहिए, और संविदा जहाँ पे ऐसा चाहा गया हो। तो इस प्रकार अलग अलग हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जो उसकी परिभाषा के आवश्यक तत्व होंगे, और उन टुकड़ों को हम जो है उन इसेंशियल को, उन आवश्यक तत्वों को हम याद कर लेंगे तो याद करने में आसानी
रहेगी। अगले हम बात करते हैं रीड विथ एक्सेप्शन। कैसे पढ़ना है? रीड विथ एक्सेप्शन, आपको अपवादों के साथ। रीड विथ एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रोविजन, तीनों चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण तीनों चीज़ों। एक्सेप्शन अपवादों को ध्यान में रखना, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण को पढ़ना अच्छे से, प्रोविजियो परंतु का भी आपको ध्यान में रखना होता है। एक्सप्लेनेशन मतलब उस परिभाषा को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन को भी, स्पष्टीकरण को भी हमें ध्यान में रखना है, और अपवादों का विशेष ध्यान रखना है। अब अपवादों कैसे ध्यान रखना है? आप कोई भी परिभाषा पढ़ते हो तो अपवादों में आती है तो उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब मान लो आपने हत्या की परिभाषा पढ़ी, तो हत्या में पहली बात ये लिखी हुई है, हत्या की परिभाषा कहाँ है? IPC 300 में। तो क्या लिखा हुआ पहले? एतस्मिन् पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर, एतस्मिन् पश्चात अपवादिक दशाओं की सिवाय। अर्थात अगर अपवादों में आएगा तो हत्या की परिभाषा में नहीं आएगा। तो क्या ज़रूरी है पढ़ना? आपको अपवाद पढ़ना ज़रूरी है। फिर एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण समझना ज़रूरी है। प्रोविजियो और परंतु का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान होता है। कई बार क्या होता है, आपने परिभाषा पढ़ लिया, प्रोविजन पढ़ लिया, लेकिन परंतु नहीं पढ़ा। परंतु का मतलब उसकी रिवर्स जा रहा है वो, या किसी विशेष अटेंशन करके कोई बात लिखी गई है, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोविजियो दिया हुआ है। तो ऐसे परंतु का भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है स्पेशल अटेंशन ऑन इलिस्ट्रेशन। आपको इलिस्ट्रेशन पे विशेष अटेंशन देना है। आपने परिभाषा पढ़ ली, कानून पढ़ लिया, लेकिन इलिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा। इलिस्ट्रेशन को याद करना और पढ़ना ज़रूरी है। याद ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि ये उदाहरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं, और ये कई बार कंपटीशन में, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में, या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में, या प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट इलिस्ट्रेशन पूछ लेते हैं। कई बार देखा है मैंने, इवन IPC के जो इलिस्ट्रेशन है कई बार पूछे ही जाते हैं। जो ये उदाहरण है, ये जो दृष्टांत है, इनको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये सीधे के सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? कोरिलेट करना है। क्योंकि देखिए, कानून की लैंग्वेज जो है समझने में आसान नहीं होती है, इसलिए आपको क्या करना है, उस कानून को कोरिलेट करना है। कोरिलेट का मतलब दूसरे से संबंध स्थापित करना है। कैसे कोरिलेट कैसे करेंगे? कोरिलेट का मतलब जैसे आपने रेस जुडिकेटा पढ़ा CPC में, और उससे रिलेटेड प्रावधान CRPC में कहाँ है? तो CRPC सेक्शन 300 से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहाँ है? तो 20 का क्लॉज 2 है। और एविडेंस एक्ट की धारा 115, यानी कि रूल ऑफ एस्टेपल में और इन सब में क्या अंतर है? कोरिलेट करने के कई फायदे हैं। आपको बहुत सारे सेक्शन याद हो गए अलग अलग अधिनियम के, उनमें संबंध स्थापित करना है, उनमें क्या अंतर है, तो उन अंतर भी आपको ध्यान में हो गया, और उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। कंपेयर विथ अदर रिलेटेड प्रोविजन, उसको अदर रिलेटेड के साथ में, अदर प्रोविजन के साथ में कंपेयर करना है। और कंपेयर करिए क्या करना है? क्रिएट डिफरेंसेस, आपको अंतर स्थापित करना। और इवन क्या होता है, कई बार हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन याद आता है, या किसी से लिंकिंग बिठा के आप जो एक्ट है उसके साइड में आप जो है उस अधिनियम के जो भी रिलेटेड है दूसरा कानून, उसको आप साइड में लिखते जाइए, ताकि आपको याद भी होता जाएगा। तो ये जो है पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना है, कोरिलेट एंड कंपेयर विथ अदर रिलेटेड प्रोविजंस एंड क्रिएट डिफरेंस। तो ये महत्वपूर्ण बात है। फिर आगे हम देखते हैं अंडरस्टैंड विथ रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। आपको कभी भी दूसरे इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना है। प्राइम फेस से आपको कौन सा इंटरप्रिटेशन करना है? लिटरल, ग्रामेटिकल। जब तक कि आपको जो ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, महत्वपूर्ण रूल है कि आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है प्राइम फेस से। आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करना है, आपको सीधा अर्थ निकालना है। जब तक कि संदिग्ध अर्थ नहीं हो, जब तक कि कोई
कन्फ्यूजन नहीं हो तो आपको लेटरल इंटरप्रिटेशन ही करना है। फिर अगली महत्वपूर्ण बात आती है रीड विथ लीडिंग एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। आपको उससे संबंधित अगर केस लो, क्या होता है CLA का अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो उसमें जो भी लेटेस्ट जजमेंट है वो मिल जाएंगे आपको, और उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट को भी आपको याद करना है। महत्वपूर्ण जजमेंट को तो आपको याद रखना ही रखना है, और जो लीडिंग केसेस है, लेटेस्ट केस लो है, उनको याद करना है। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि इफ एनी डॉक्ट्रिन, अगर कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता है अगर कोई सेक्शन, तो सिद्धांत क्या क्या है, कैसे आया और कहाँ से आया, और उससे संबंधित केस लो क्या है। डॉक्ट्रिन या तो लैटिन टर्म्स होते हैं या फिर किसी केस लो से आते हैं, इसलिए संबंधित केस लो का भी आपको अध्ययन करना है, और वो डॉक्ट्रिन क्या जो है कहती है उस बारे में भी अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हमने ये इन पॉइंटों में हमने देखा कि आपको बैरेक्ट का अध्ययन कैसे करना है। तो ये जो लेक्चर है हमारा आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, आपको इजी भाषा में समझ में आया होगा, और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या कानून को समझने के लिए आपकी बहुत ही सहायता करेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल सौम्या लॉ स्टडी को जो है सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।